गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं फिर से आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ और न्यूमेरिकल्स आज फिर से लेवल 3 के होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों, इनको ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, रेयर कोई टीचर इसको टच करता है, मगर ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा। आप थोड़ा सा सीरियस रहने की कोशिश करना और कंसंट्रेट करना, मैं आपको समझा दूंगा। सो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं आपको न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और आज का जो एपिसोड होगा वो इस टॉपिक का लास्ट एपिसोड होगा। आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स का लास्ट एपिसोड होगा। इसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड आपको पढ़ाऊँगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर, और जिसका राइटअप मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं उसका वीडियो अपलोड करूँगा और उस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊँगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस है, ग्राफिकल एनालिसिस है। जिस तरह से आपने इस चैप्टर को देखा, मैथमेटिकल एनालिसिस इसमें बहुत थी, उसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर भी होगा, इसलिए उसको भी बहुत ही सीरियसली वॉच करना होगा। सो प्यारे बच्चों, देखिए मैं आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। देखिए फिर, इन द बिलो फिगर a metal ball of radius 2a is given charge plus q, which certainly stays on the outer surface. Then this is wrapped around by a thick spherical dielectric layer of outer radius 3a. Find first part, the electrostatic potential energy UK within the whole volume of the dielectric layer. Second part, the electrostatic potential energy UA within the whole volume of the outer space extending from the dielectric surface up to infinity. There is no leakage of the charge. ये assumption है. Third part of the question, the ratio UK upon UA. बच्चों, इस क्वेश्चन में जो कहा गया उसको मैं डायग्राम में समझाता हूँ। आप इस क्वेश्चन में एक कंडक्टिंग बॉल है, आई मीन एक कंडक्टिंग स्फीयर है मेड ऑफ मेटल। इसका रेडियस 2a। सबसे पहले इस पर चार्ज गिवन। बच्चों, ये चार्ज कैसे दिया गया होगा? बाय वे ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन के प्रिंसिपल से इसको चार्ज दिया गया होगा। आई मीन किसी बैटरी से इसको चार्ज दिया गया होगा, या किसी चार्ज बॉडी को इससे चार्ज कंडक्टर को टच करा दिया गया होगा, तब इस पे चार्ज आया होगा। बाय वे ऑफ कनेक्शन जो चार्ज हम लोग किसी कंडक्टर को देते हैं बच्चों, वो फ्री चार्ज कहलाता है। दिस इज कॉल्ड फ्री चार्ज। इसको इंड्यूस चार्ज बिल्कुल नहीं कहते, ये है फ्री चार्ज ऑन द सरफेस। और प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया। उसके बाद इसके चारों तरफ एक थिक स्फेरिकल सेल डायलेक्ट्रिक लेयर इस पर रैप करी गई, और ये जो डायलेक्ट्रिक लेयर रैप करी गई है उसका आउटर रेडियस इक्वल टू 3a गिवन है, इनर रेडियस 2a होगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 गिवन है। तो प्यारे बच्चों, आपसे क्या क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है कि ये जो डायलेक्ट्रिक लेयर का टोटल वॉल्यूम है उसमें आप टोटल स्टोर्ड एनर्जी निकालो। फिर ये जो इन्फिनिटी तक एयर का स्पेस है, फ्री स्पेस, सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक, सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक जो फ्री स्पेस है, इसमें भी आप स्टोर्ड एनर्जी निकालो। उसके बाद दोनों स्टोर्ड एनर्जी का रेशियो निकालो। मैं इसके एनालिसिस आपको कराने जा रहा हूँ। देखिए कैसे होता है। सी द बिलो लेफ्ट फिगर फॉर द reference. Consider a spherical Gaussian surface of radius x
to find electric field E at x equals x. Using modified Gauss theorem, cyclic integral k into E dot ds equals q बाउंड फ्री ओवर एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायलेक्ट्रिक स्पेस में होगा, मॉडिफाइड गॉस थ्योरम में ई वेक्टर साथ के से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर ये होता है क्यू बाउंड फ्री, जो फ्री चार्ज होता है गॉसियन सरफेस के अंदर। फ्री चार्ज का मीनिंग आपको बता, बाय वे ऑफ कंडक्शन जो चार्ज क्रिएट किया गया है उसमें इंड्यूस चार्ज शामिल नहीं होता। फ्री चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपके क्वेश्चन में डायलेक्ट्रिक मटेरियल का के वैल्यू 5 गिवन है। ई डॉट डी एस को ओपन करोगे तो बच्चों आता है मॉड ई मॉड डी एस कॉस थीटा एंड थीटा इज 0 एंड क्यू बाउंड फ्री विद इन द गॉसियन सरफेस विल बी कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक्स डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक वेरी थिन स्फेरिकल सेल कट करूँगा। वेरी थिन स्फेरिकल सेल। इस स्फेरिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको निकालने के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई होगा। कैसे होगा बच्चों, ये जो एक्स रेडियस का स्फेरिकल सरफेस है उस पर एक वेरी स्मॉल एरिया वेक्टर ले लो, तो जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि चार्ज में स्फेरिकल सिमेट्री है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होगा। और ये जो छोटा सा सरफेस एरिया वेक्टर दिखाया हूँ ds वेक्टर, वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। बच्चों, ये दोनों पैरेलल होंगे और ये सिचुएशन इस गॉसियन स्फीयर के हर पॉइंट पर होगी, हर पॉइंट पर होगी और ds पैरेलल होंगे। अगर इसको मैं गॉसियन सरफेस डिफाइन करूं तो इसके अंदर टोटल बाउंड चार्ज जो फ्री चार्ज है दैट इज प्लस कैपिटल क्यू। याद रखना, इसमें इंड्यूस चार्ज काउंट नहीं होता। प्लस कैपिटल क्यू इज फ्री चार्ज, इज इट। तो इस तरह से हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं बच्चों। 5 कांस्टेंट होगा, बाहर निकाला। गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, उसको भी बाहर निकाला। cos 0 1 होगा, छोड़ दिया। साइक्लिक इंटीग्रल ds को रिपीट किया एंड इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रिपीट किया। साइक्लिक इंटीग्रल स्केलर ds का फिजिकल मीनिंग बता चुका हूँ। ये गॉसियन स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है। तो गॉसियन स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल एक्स स्क्वायर होगा। तो इसको लिख डाला इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर डिवाइड करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है बच्चों क्यू अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर से। दिस इज इक्वेशन 1। तो मैंने डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव कर लिया। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ वो एक्स का फंक्शन आता है, चूँकि dx वेरी स्मॉल थिकनेस होता है, वेरी स्मॉल। तो dx के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट माना जा सकता है। जब dx के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट माना जा सकता है तो फिर इस पतले से स्फेरिकल सेल में एनर्जी डेंसिटी का कैलकुलस फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो। We know energy density at a point x in the dielectric medium is small u equals du by dv, that is half epsilon capital E square। प्यारे बच्चों, मैं बहुत पहले ये बता चुका हूँ कि कैलकुलस फार्मूला du by dv आप तब इस्तेमाल करते हो जब वेरी स्मॉल वॉल्यूम dv के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, और वेरी स्मॉल वॉल्यूम जो dx थिकनेस आपने कट किया है, dx इतना कम होता है, इतना पतला होता है कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान सकते हो।
और ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकती हो। एप्सिलॉन उस डायलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होगा और ई डायलेक्ट्रिक मीडियम में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकते हो, इंटू ए स्क्वायर। आप के की वैल्यू 5 पुट कर डालो। ई का फार्मूला इक्वेशन 1 में निकाल चुके हो, उसको ब्रैकेट में लिख डालो, फिर होल स्क्वायर बना दो। मैंने कमेंट लिखा दिस इज़ फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर अब इसको सिंप्लीफाई करो। बच्चों, ये जो स्मॉल वॉल्यूम डीवी है, वो स्मॉल वॉल्यूम डीवी किसका होगा? जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। मेरे इस डायग्राम में रेड कलर से दिखाया हूँ dx थिकनेस का एक वेरी थिन स्फेरिकल शेल। इस स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम होगा वो वेरी स्मॉल होगा, उसको dv बोला जाएगा। तो शेल का वॉल्यूम जो कैलकुलस नोटेशन में लिखा जाता है, पहले भी बताया हूँ बच्चों, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस होता है। इसका सरफेस एरिया होगा 4πx² इंटू थिकनेस dx। तो जब dv की ज़रूरत मुझे पड़ेगी, जैसे dv को अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, मुझको du मिलेगा। du होगा वेरी स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड, वेरी स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड इन द वेरी स्मॉल वॉल्यूम dv of the thin spherical shell of thickness dx, that is du equals small u dv। बच्चों, यहाँ से स्मॉल u की वैल्यू कॉपी करो और dv तुम्हारे थिन सेल का वॉल्यूम होगा, जो अभी बताया हूँ, दैट बिकम्स 4πx² इंटू dx। इसको होल स्क्वायर करो, जो इसे कैंसिल होगा उसे कैंसिल करा लो। कैंसिल करा लोगे तो तुम्हारे पास ये बचेगा बच्चों। आमीन उस वेरी स्मॉल वॉल्यूम में जो वेरी स्मॉल एनर्जी स्टोर होगी, दैट विल बी q² अपॉन 40πε0x² इंटू dx। ये तो du हो गया। हेंस टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन द डायलेक्ट्रिक मीडियम। डायलेक्ट्रिक मीडियम में टोटल स्टोर एनर्जी कैसे निकालोगे बच्चों? du को डायलेक्ट्रिक मीडियम में इंटीग्रेट करना होगा, तो इस पर इंटीग्रल का साइन लगा दो। बच्चों, इसमें वेरिएबल x होगा, तो पूरे डायलेक्ट्रिक मीडियम को कवर करने के लिए x की लोअर लिमिट 2a होगी और x की अपर लिमिट 3a होगी। ये डायलेक्ट्रिक मीडियम का इनर रेडियस है और ये डायलेक्ट्रिक मीडियम का आउटर रेडियस है। तो x की लोअर और अपर लिमिट लगा दो, इसको इंटीग्रेट कर डालो। इसे तुम्हें मिलेगा टोटल स्टोर्ड एनर्जी विद इन डायलेक्ट्रिक मीडियम। तो बच्चों, इसमें से कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर निकालो। निकाल लिया। x² को न्यूमरेटर में ले जाओ, दैट विल बी x⁻² dx। लिमिट लगा दो, कांस्टेंट को रिपीट करो। x⁻² dx का इंटीग्रल होता है x⁻1 अपॉन -1, दैट इज -1/x। यही होगा। फिर लिमिट लगा दो 2a to 3a। फिर बच्चों, सॉल्व करने का टेक्निक होता है, पहले x की जगह पे अपर लिमिट, फिर माइनस लगाते हैं, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट। जो लोअर लिमिट होगा वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पोजीशन को इंटरचेंज कर दो, दैट विल बी 1/2a माइनस 1/3a। इसमें से a को कॉमन ले लो, 1/2 माइनस 1/3 को सॉल्व करो, दैट विल बी फाइनली 1/6। 40 से मल्टीप्लाई कर डालो, दैट कम्स आउट q² ओवर 240πε0a। दिस इज टोटल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी विद इन डायलेक्ट्रिक मीडियम। तो प्यारे बच्चों, जो कैलकुलस का प्रोसीजर मैंने सिखाया उसको सीखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन तो हर बार चेंज हो जाएंगे, कुछ लैंग्वेज बदल जाएगी, मगर जो प्रोसीजर आप फॉलो करोगे वो वहाँ पे हमेशा काम आएगा। मैंने आपको इसको डिराइव करना सिखा दिया और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन,
See the previous right figure. Similarly, in outer free space, cyclic integral E dot ds इक्वल्स क्यू बाउंड फ्री ओवर एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों, फ्री स्पेस में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू अप्रॉक्स 1 होती है, इसलिए यहाँ पे के नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे के को 1 लिखा गया है। ई डॉट डी एस सेम फार्मूला क्यू बाउंड फ्री ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको ओपन करोगे तो कैसे राइट करोगे? मॉड डी एस कॉस थीटा कॉस 0 1 बाउंड चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस इज अगेन कैपिटल क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। पहले मैं आपको डायग्राम समझा दूं, फिर यहाँ पे वापस आता हूँ। सो बच्चों, इस बार ये जो आउटर स्पेस है जो सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा, तो आउटर स्पेस में एक्स रेडियस का और डी एक्स थिकनेस का वेरी थिन स्फेरिकल सेल फिर से यहाँ पे क्रिएट करो। थिन स्फेरिकल सेल whose radius is x, situated in free space and thickness is dx। तो सबसे पहले यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करो। पिछली बार की तरह वेरी स्मॉल सरफेस एरिया ds कंसिडर करो और इसमें स्फेरिकल सिमेट्री है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, और वो भी पॉजिटिव चार्ज है। बाउंड चार्ज तो प्लस को ही मानोगे क्योंकि केवल फ्री बाउंड चार्ज लिया जाता है जो वे ऑफ कंडक्शन से क्रिएट होता है। तो फिर से कैपिटल क्यू होगा बच्चों, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होगा, आई मीन रेडियली आउटवर्ड होगा। डी एस फैक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होगा। हर पॉइंट पे सिचुएशन होगी, ई और डी एस आपस में पैरेलल होंगे, और ये गॉसियन सरफेस होगा सोन बाय रेड कलर, और इसका रेडियस इक्वल टू एक्स होगा। तो बच्चों, हम लोग वापस चलते हैं, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला फिर से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करूंगा। गॉस लॉ अप्लाई करके यहाँ तक आ चुका हूँ। गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो उसको इंटीग्रल के बाहर निकाल लो। बचेगा इंटीग्रल डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल डी एस को बच्चों गॉसियन सरफेस पर इंटीग्रेट करते हैं, इसका फिजिकल मीनिंग होता है टोटल गॉसियन सरफेस एरिया। सो अगेन दैट्स वुड बी 4 पाई एक्स स्क्वायर। टोटल गॉसियन सरफेस एरिया इज 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इससे इधर डिवाइड कर दो, गिविंग यू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। से दिस इज इक्वेशन 1। सो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है। आई मीन एक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला फिर से कैलकुलस मेथड से यूज होगा। सो एक्स इक्वल्स एक्स, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u इक्वल्स डी यू बाई डी वी वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल and du very small stored energy within the spherical shell. Now doing cross multiplication you can have the value of du, that is u dv। बच्चों, इस बार फ्री स्पेस है तो u का फार्मूला लिखते वक्त हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिखोगे क्योंकि फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है। एंड कैपिटल ई फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस। डीवी अभी सिखाया हूँ आपको, वेरी थिन स्फेरिकल सेल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, दैट इज 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर डालो, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स से मल्टीप्लाई कर डालो। फिर इसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कुछ कैंसिल आउट होगा, उसके बाद ये मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। बच्चों, डी यू की वैल्यू तो निकाल लिए, मैं बता चुका हूँ कि डी यू क्या होता है। ये वेरी स्मॉल स्टोर्ड एनर्जी होता है
जो पतले से स्फेरिकल शेल में मौजूद होता है। लेकिन आपको तो पूरे फ्री स्पेस में एनर्जी चाहिए, तो इंटीग्रेट करना होगा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द आउटर स्पेस, दैट इज U कैपिटल A इक्वल्स इंटीग्रल du, देन पुट द वैल्यू ऑफ du। बच्चों, आउटर फ्री स्पेस को कवर करने के लिए x की लोअर लिमिट 3a लेना होगा और अपर लिमिट इन्फिनिटी लेना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड होगा, वहाँ तक एनर्जी स्टोर होगी। सो अपर लिमिट ऑफ x शुड बी इन्फिनिटी एंड लोअर लिमिट ऑफ x शुड बी 3a। इसमें से कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाओ, 3a टू इन्फिनिटी में इंटीग्रेट करो। नाउ x पावर -2 का इंटीग्रल आएगा -1/x। पुट प्रॉपर लिमिट, देन अपर लिमिट फर्स्ट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों, लोअर लिमिट जब पुट करोगे तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, और जब अपर लिमिट पुट करोगे तो माइनस के साथ ही लिखोगे -1/∞। तुम्हें पता है ये 0 होता है, 3a को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर डालो, गिविंग यू q स्क्वायर अपॉन 24πε0a। So this is total stored energy in the outer space extending from surface to infinity. Got it? Done? बच्चों, आपके क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, यू फाइंड आउट द रेशियो UK over UA. UK energy stored in dielectric medium and this is energy stored in air or free space. Now you put the value of UK, then put the value of UA, and after solving you will have the ratio 1/10. Then this is your final answer. थर्ड पार्ट हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न के ऊपर। Which of the field patterns given below is valid for electric field as well as for magnetic field? बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। यह ऑब्जेक्टिव अप्रोच का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि बिकॉज ऑफ सिंगल चार्ज अगर सेंटर पे प्लस क्यू रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है, माइनस क्यू रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। लेकिन पॉइंट चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर तो बिल्कुल नहीं होता, स्फेरिकल नहीं होता, स्फेरिकल नहीं होता। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे को चारों में से वो आंसर बताना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में काम करे। मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं बच्चों, तो ये तो दोनों क्लोज लूप नहीं बना रहे, तो ये तो दोनों में वैलिड नहीं होगा। हाउएवर ये जो डायग्राम है, अगर यहाँ पे एक मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया जाए, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज होंगी। लेकिन जैसा इसमें एरो दिखाया गया है, इसमें एरो अपवर्ड जाता दिखाया गया है, तो बच्चों नॉर्थ पोल नीचे मानो, साउथ पोल ऊपर मानो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कैसे होंगी? नहीं, डायग्राम मैं ठीक से नहीं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखने पर ये एरो डाउनवर्ड है बच्चों, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है। इसका मतलब नॉर्थ पोल ऊपर होगा, साउथ पोल नीचे होगा। नॉर्थ पोल से निकलेंगी, क्लोज लूप सिमेट्रिक बनाएंगी और साउथ पोल से एंटर करेंगी और अंदर ही अंदर लूप बनाएंगी। जिसका बेसिक आइडिया आपको होगा कि मैग्नेटिक डाइपोल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप बनाती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और क्लोज लूप बनाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ तक और अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ में जाके मिल जाती हैं। तो बच्चों ये जो सिचुएशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो हो सकता है,
लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड कतई नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है वो क्लोज लूप नहीं बनाता, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाकर क्लोज लूप कतई नहीं बनाता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का है। बच्चों एक जो ऑप्शन सी है, इसमें सारी फील्ड लाइन सर्कुलर हैं। देखो कंसेंट्रिक सर्कल्स, मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अगर वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए, वेरी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अगर स्क्रीन के प्लेन पर परपेंडिकुलर रखा जाए, सोन बाय डॉट, तो उसके चारों तरफ ट्रांसवर्स प्लेन में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इंड्यूस तो होता है, लेकिन उसके लिए सेंटर पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर वेरी लॉन्ग वेरी थिन करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर होना चाहिए। तो ट्रांसवर्स प्लेन में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स की वजह से नहीं होता, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक पोल की वजह से नहीं होता। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है, उसको मैक्सवेल्स लॉ से हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर इसको सिलेंड्रिकल स्पेस माना जाए बच्चों, सिलेंड्रिकल स्पेस, और इस पर ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इधर इनवर्ड और आउटवर्ड, पूरे सिलेंड्रिकल स्पेस में अगर यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराया जाए, जैसे किसी सोलेनॉइड की वजह से यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे जनरेट कराया जाए, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरिएबल बना दिया जाए, टाइम वेरिएबल, आई मीन एट एवरी पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वायरिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैक्सवेल ने प्रूव किया था कि ट्रांसवर्स प्लेन में सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है और सारे सर्कल कंसेंट्रिक होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो सिलेंड्रिकल स्पेस में ट्रांसवर्स प्लेन में सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है, प्रोवाइडेड इस सिलेंड्रिकल स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स होना चाहिए और टाइम का फंक्शन होना चाहिए। और ये जो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है बच्चों, ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होता। तो ऐसा मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न है वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है। तो यही वो ऑप्शन है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों सी होगा। इसका पूरा एनालिसिस और इसका डेरिवेशन और फार्मूले आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ाऊंगा, आप परेशान नहीं होना। सी ऑप्शन होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। वन मोर क्वेश्चन on electric field pattern. A few electric field lines for a system of two charges Q1 and Q2 fixed at two different points on the x-axis are shown in the figure. These lines suggest that. देखो बच्चों, मैं आपको बहुत पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ कि अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस इमर्ज होंगी, और अगर चार्ज का नेचर नेगेटिव है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन टर्मिनेट होंगी। देखिए ये सारी लाइंस इस पर टर्मिनेट हो रही हैं, इनवर्ड आकर टर्मिनेट हो रही हैं। तो डायग्राम देखकर समझ में आ गया कि Q2 का साइन नेगेटिव होगा और Q1 का साइन पॉजिटिव होगा।
क्लियर। फिर एक कॉन्सेप्ट और बता रखा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerging from a positive charge, total number of electric field lines terminating at a negative charge become directly proportional to the magnitude of the charges। प्यारे बच्चों, जितनी लाइन यहाँ से निकल रही हैं वो Q1 के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होंगी, और जितनी लाइन्स यहाँ पे टर्मिनेट हो रही हैं वो Q2 के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होंगी। ये इस्टेब्लिश थ्योरी है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं लाइंस काउंट करता हूँ, 6 + 6 + 1, टोटल 13 लाइन्स इमर्ज हो रही हैं। आई मीन Q1 का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 13 होगा। यहाँ पे काउंट करो बच्चों, 4 + 4 + 1, टोटल 9। यहाँ पे 9 लाइन्स टर्मिनेट हो रही हैं, सो मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 विल बी प्रोपोर्शनल टू 9। बच्चों, पता चल गया कि मॉड Q1 विल बी ग्रेटर दैन मॉड Q2, पता चल गया। पूछा दीज लाइन्स सजेस्ट दैट, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए तो क्लियर हो गया, मॉड Q1 शुड बी ग्रेटर दैन मॉड Q2। द बी इज रॉन्ग। बच्चों, सी ऑप्शन में बोलता है कि एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऑप्शन गलत है। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। डी ऑप्शन करेक्ट है, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 राइट साइड में क्यों होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल ऑप्शन ए तो मैं बता दिया कि कंफर्म हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ डेरिवेशनल चीज़ बताऊँ। देखो बच्चों, ऊपर आपने ये समझा कि Q2 का साइन तो नेगेटिव होगा, Q1 का साइन पॉजिटिव होगा, मॉड Q1 ग्रेटर होगा, मॉड Q2 स्मॉलर होगा। तो इसमें जो नल पॉइंट P होगा वो डेफिनेटली राइट साइड में होगा। नल पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अगर इस नल पॉइंट पर, इस पॉइंट P पे यूनिट चार्ज +1 रख दिया जाए तो इस पॉजिटिव चार्ज का रिपल्सन फोर्स राइटवर्ड, आई मीन E1 वेक्टर ड्यू टू Q1 राइटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड, E2 ड्यू टू Q2 विल बी लेफ्टवर्ड। बच्चों, Q1 से P का जो डिस्टेंस होगा उसको x1 दिखा दूँ, Q2 से जो P का डिस्टेंस होगा उसको x2 दिखा दूँ। हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं कि Q1 मॉड Q1 इज मोर देन मॉड Q2। अगर ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो बच्चों इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पॉसिबल है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 को नल पॉइंट आप बोलोगे, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल करता हूँ। देखो, इफ एट पॉइंट P mod E1 equals mod E2 then P will be defined as a null point। mod E1 equals mod E2 using Coulomb's law। mod E1 is 1 by 4 pi epsilon naught mod Q1 by x1 square, you know this। mod E2 is 1 by 4 pi epsilon naught mod Q2 over x2 square, you know this। बच्चों, इसमें से सेम क्वांटिटी को कैंसिल आउट करा दो। x1 स्क्वायर को इधर न्यूमरेटर में ले जाओ, मॉड Q2 को इधर डिनोमिनेटर में ले आओ, तो आपको रेशियो मिलता है x1 स्क्वायर ओवर x2 स्क्वायर इक्वल्स मॉड Q1 अपॉन मॉड Q2। गॉट इट। थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ किया था कि मॉड Q1 इज ग्रेटर दैन मॉड Q2। इट मीन्स व्हाट, दिस रेशियो विल बी मोर दैन 1। देयरफॉर the ratio x1 square by x2 square
will also be greater than 1. Now taking positive root of both sides का आप positive root ले लो. To get to this relation, x1 by x2 will be more than 1. Doing cross multiplication, x1 will be greater than x2. तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि नल पॉइंट पर ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, और इनको मैंने इक्वल करके ये कंडीशन डिराइव किया. I mean, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस पॉइंट पर डेफिनेटली नल पॉइंट मिलेगा, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती है तो वहाँ नल पॉइंट नहीं मिलेगा. अब डायग्राम में देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. देख लो डायग्राम, देखो बच्चों, x1 इज ग्रेटर and x2 is smaller, so definitely this condition is satisfied. So this is possible null point P. इसलिए डी ऑप्शन होगा बच्चों. Q2 के राइट साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा. लेकिन बच्चों, अगर ये पॉइंट P यहाँ लेफ्ट साइड में तुम लिए होते तो x1 स्मॉलर होता और x2 बिगर होता. ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो यहाँ नल पॉइंट नहीं हो सकता. नल पॉइंट इन दोनों के बीच में भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा. मान लो यहाँ पे +1 रख दो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड आएगा और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड ही आएगा. E1 E2 पैरेलल होंगे तो वो कैंसिल आउट करते ही नहीं होंगे, तो नल पॉइंट इधर भी नहीं होगा, इन दोनों के बीच में भी नहीं होगा. नल पॉइंट यहाँ को पॉसिबल है, जो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, और इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर होगा. गॉट इट और नॉट? यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. वन मोर क्वेश्चन. A metallic cell has a point charge Q kept inside its cavity. Which one of the following diagrams correctly represents the electric lines of force? प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और ये मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक, और मेरी बुक का टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स एडवांस सीरीज़. ये एडवांस सीरीज़ से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और उसको मैंने 30 सितंबर को पब्लिश किया है. प्रिंट बैक और ई बुक दोनों फॉर्मेट में पब्लिश किया है, और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया भी है. ई बुक का फ्री डाउनलोडिंग 5 डेज़ के लिए अलाउड था, जो कि अभी सेकेंड हाफ में आज क्लोज़ हो गया. और प्रिंट बुक notionpress.com पे पब्लिश हुआ है, वो भी मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ. उसके लिए मैंने डिस्काउंट कूपन कोड विंटर धमाका दे रखा है, उसको इस्तेमाल करोगे लिंक क्लिक करने के बाद तो उसकी जो प्राइस है 30% रिड्यूस हो जाएगी. ये सिर्फ मेरे अपने प्री स्टूडेंट्स के लिए ही डिस्काउंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए नहीं है. आप चाहो तो उसका फ़ायदा उठा सकते हो और एक प्रिंट बुक ऑर्डर करके अपने टेबल पे रख सकते हो, तो बुक से रिवीजन करना आसान हो जाएगा, और आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक्सप्लेनेशन मेरे वीडियो से देख लो, रिवीजन मेरी बुक से कर लो, और किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो. जो डाउट है वो मुझसे व्हाट्सएप पर डिस्कस करो. इन डाउट डिस्कशन की कंडीशन है बच्चों, उसमें कंडीशन ये है कि कम से कम 5 प्रिंट बुक आपको परचेस करनी होगी, तभी आप मेरे से डाउट डिस्कस कर पाओगे. व्हाट्सएप के थ्रू आप वीकली 5 डाउट मिनिमम डिस्कस कर पाओगे, अगर आप मिनिमम 5 बुक परचेज करते हो तो कुछ तो आपको खर्च करने पड़ेंगे बच्चों. फिर भी मैं आपको बहुत हेल्प कर रहा हूँ, वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ. बच्चों, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये है मेटल का बना हुआ थिक कंडक्टिंग सेल, सेंटर से थोड़ा बाईं तरफ एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और ये न्यूट्रल है. पॉइंट चार्ज बाईं तरफ यहाँ रखा हुआ है. तो इन चारों में से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न कौन सा सही होगा? पहले मैं रिजेक्शन का बेसिस बता रहा हूँ. कंडक्टिंग मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है,
तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन एडजस्ट नहीं होगी। इसमें मीडियम के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन को पेनिट्रेट करवाया है, इसलिए ये तो रॉन्ग है। इज इट? इसके बारे में सोचो। यहाँ पे प्लस क्यों रखे हो? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इमर्ज होंगी और ये कंडक्टिंग सरफेस है, इस पे माइनस क्यों इंड्यूस होगा? माइनस को बच्चों इंड्यूस होगा। और आपको ये बताया गया है कि कंडक्टर का सरफेस स्टेडी स्टेट में कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस परपेंडिकुलर होती है। हमें लाइंस नॉर्मल होनी चाहिए, 90 डिग्री बनानी चाहिए। बच्चों यहाँ पे 90 नहीं बना, 90 यहाँ भी नहीं बना, यहाँ भी नहीं बना, केवल एक ही पॉइंट पे 90 बन रहा है और इधर भी 90 नहीं बना। तो 90 नहीं बनने की वजह से ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन पे आता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन प्लस क्यू से निकल के माइनस क्यू पे टर्मिनेट तो हो रही है, माइनस क्यू इस इनर सरफेस पे इंड्यूस होगा। जितनी लाइन यहाँ से इमर्ज होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएंगी, वो तो दिखाया है। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पास नहीं करेगी, कोई भी लाइन अंदर से पास नहीं करेगी, डिसकंटिन्यू करेगी, वो भी दिखाया है। फिर आउटर स्पेस में लाइंस रेडियल हो जाएंगी, 90 डिग्री बनाते हुए, वो भी दिखाया है। मैं इसको आपको समझाने जा रहा हूँ कि आउटर स्पेस में कर्विलिनियर क्यों नहीं होती है। कर्विलिनियर केवल अंदर होती है और आउटर स्पेस में वो बिल्कुल रेडियल हो जाती हैं। बच्चों बहुत ध्यान से देखो तो ये एंगल 90 बना हुआ है, ये भी 90 बना है, ये भी 90 बना है, 90 ये भी बना है और 90 ये भी बना है, 90 ये भी बना है और बाहर रेडियल है तो 90 हर जगह बना हुआ है। तो नॉर्मलिटी की कंडीशन तो अंदर बाहर दोनों जगह सेटिस्फाइड है। लेकिन बाहर स्ट्रेट लाइन रेडियल क्यों होती है और अंदर तो कर्विलिनियर क्यों होती है, समझाना पड़ेगा। तो इसको करेक्ट आंसर होने का पूरा चांस है। बच्चों इसको गलत होने का चांस क्यों है? माना कि 90 की कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, लेकिन कंडक्टिंग बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन नहीं डिसकंटिन्यू करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को कंटिन्यू करा दिया है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 नहीं दिखा, इसलिए डी गलत है। तो सी ऑप्शन सही होगा। मैं थोड़ा इसको और अच्छे समझा दूँ। सो प्यारे बच्चों, सेंटर से थोड़ा हट के एक पॉइंट चार्ज प्लस को यहाँ पे रखा हुआ है। तो बहुत ध्यान से देखो, जो पॉइंट ए होगा वो नियरेस्ट होगा और जो पॉइंट बी होगा वो फारदेस्ट होगा। और ये कंडक्टर है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होंगे। प्यारे बच्चों, जो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे इस प्लस क्यू का अट्रैक्शन फोर्स वेरी लार्ज होगा। तो लार्ज अट्रैक्शन की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये इंड्यूस नेगेटिव चार्ज है, बट पॉइंट ए के आसपास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और बी फारदेस्ट पॉइंट है, तो इधर के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होने से बी के आसपास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सबसे कम होगी। डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी गई है कि जब ए से बी की तरफ हम लोग सेमी सर्कल पे जाते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होता है। यहाँ डेंसिटी सबसे ज़्यादा और घटते 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 यहाँ पे डेंसिटी सबसे कम, और ऊपर और नीचे सिमेट्री मेंटेन करा हूँ। बच्चों, आपको पता है कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो अगर एक गॉसियन सरफेस अंदर बना दूँ तो उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो साइक्लिक इंटीग्रल ई डॉट डी एस की वैल्यू 0 आएगी।
तो इसके अंदर बाउंड चार्ज 0 होना चाहिए। तो गॉस थ्योरम को सेटिस्फाई करने के लिए अगर आप प्लस क्यू यहाँ रखे हो तो हर हाल में यहाँ पे माइनस क्यू ही इंड्यूस होगा। लेकिन ये कनेक्टिंग सेल न्यूट्रल थी, तो इसका जो काउंटर पार्ट होगा प्लस क्यू आउटर सरफेस पर आकर इंड्यूस करेगा, आउटर सरफेस पे प्लस क्यू। अब बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ज़्यादा होंगी, बैक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस कम होंगी। कम होने का मतलब उनका स्पेसिंग ज़्यादा होगा और इधर लाइंस की स्पेसिंग कम होगी। इधर लाइंस डेंसर होंगी, इधर लाइन रेयर होंगी, बट ये कंडक्टर है तो परपेंडिकुलर जरूर होंगी, जो किसी ऑप्शन में दिखाया है। अब मैं प्लस क्यू के बारे में बताना चाहता हूँ। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग थोड़ा मैकेनिक्स की थ्योरी लगाएं तो कहा जाता है कि माइनस क्यू अंदर इस प्रकार से इंड्यूस होता है, इस प्रकार से इंड्यूस होता है, अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि सेंटर ऑफ मास वाली थ्योरी लगा दी जाए तो उसके हिसाब से इस माइनस क्यू का सेंटर ऑफ मास, जिसको सेंटर ऑफ चार्ज कहोगे, वो एग्जैक्टली प्लस क्यू पे आके कोइंसाइड हो जाता है। यानी कि माइनस क्यू का सेंटर ऑफ चार्ज प्लस क्यू पे आके कोइंसाइड हो जाता है, प्लस क्यू माइनस क्यू मिल के 0 हो जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन इन दोनों की वजह से आउटर स्पेस में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। जब आउटर स्पेस में अंदर वाले चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगा तो जो प्लस क्यू आउटर स्पेस में है इन पे कोई फोर्स नहीं होगा। इन दोनों के कारण इस प्लस क्यू पर कोई फोर्स नहीं होगा बच्चों, ये स्ट्रेस फ्री होंगे। हाँ, इनका म्यूचुअल रिपल्सन ज़रूर होगा। तो म्यूचुअल रिपल्सन की वजह से और स्फेरिकल सरफेस होने की वजह से ये अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ये अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं क्योंकि इन पे अंदर वाले चार्जेस का कोई इंटरैक्शन फोर्स नहीं होगा। तो आप थ्योरी पढ़ चुके हो कि अगर किसी स्फीयर को बाहर चार्ज दे दिया जाए तो हर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होने की वजह से हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी सेम आती है। प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। चार्ज डेंसिटी सेम आने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये जो प्लस क्यू होगा वो अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो जब आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो एक गॉसियन सरफेस बनेगा स्फेरिकल, उसके अंदर बाउंड चार्ज यही प्लस क्यू होगा क्योंकि ये तो दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। तो आउटर स्पेस में मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि इन दोनों की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जो भी होगा यही प्लस क्यू की वजह से होगा और प्लस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। इसीलिए सी ऑप्शन में दिखाया गया है कि आउटर स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होगा, इसलिए लाइंस का स्पेसिंग भी यूनिफॉर्म होगा। जितना गैप यहाँ पे मिलेगा उतना ही गैप यहाँ मिलेगा, उतना ही गैप यहाँ मिलेगा, उतना ही गैप यहाँ मिलेगा, यूनिफॉर्म स्पेसिंग भी होगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस का है, उन लोगों ने ये क्वेश्चन गलत बनाया है, मैंने इसे सुधारा है। उन लोगों ने इसको यूनिफॉर्म स्पेसिंग पे ना दिखा के ये जो कर्व है इसी की सीध में दिखाया है। अगर अंदर वाले कर्व की सीध में दिखाओगे तो यहाँ स्पेसिंग कम होगी, इधर स्पेसिंग ज़्यादा होगी। तो उन लोगों ने क्वेश्चन गलत बनाया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन के एनालिसिस रेसनिक, हिलिडे एंड वॉकर की बुक में भी है, पूरी एनालिसिस है और एनालिसिस डिट्टो वैसी है जैसे कि मैं नीचे समझाया हूँ। आप वहाँ भी पढ़ोगे तो रेसनिक की बुक में बहुत अच्छे से समझाया है। आउटर स्पेस में यूनिफॉर्म स्पेसिंग होगा, इसलिए अंदर वाली लाइन के सीध में बाहर वाली लाइन नज़र नहीं आती। तो मैंने तो क्वेश्चन सुधार दिया है, लेकिन JEE एडवांस के पेपर में क्वेश्चन गलत छपा हुआ है। JEE एडवांस में ऐसा होता है, हर साल 2, 3, 4 क्वेश्चन गलत होते हैं जिस पर डिस्प्यूट क्रिएट होता है।
इसमें आपको चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मैंने इसमें करेक्शन कर डाला है और सी ऑप्शन सही होगा। पूरे एनालिसिस मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा डाली है। बच्चों ये क्वेश्चन जेईई मेन में रिसेंटली पूछा हुआ है, तो मैं इसको भी यहाँ पे एनालाइज करना चाहूँगा। अ लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल सेल carries positive surface charge sigma on the upper half and negative surface charge minus sigma in the lower half. The electric field lines around the cylinder will look like figure given in. Figures are schematic and not drawn to the scale. 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, सही बताना है। देखो इसमें क्या है कि नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि चार्ज कंडक्ट नहीं होता, जहाँ पे जितना चार्ज दे दोगे वहीं पे पड़ा रहेगा, वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव नहीं करता। तो अपर हाफ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, लोअर हाफ पे नेगेटिव चार्ज दिया। इसका चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इसका माइनस सिग्मा। ऊपर 50% सरफेस एरिया, नीचे 50% सरफेस एरिया, इसलिए टोटल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली सेम होगा। इज इट? फिर बच्चों आपको मैंने पढ़ाया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स इमर्ज होती हैं और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट होती हैं। इस फिगर में ऐसा दिखाया है, पॉजिटिव से इमर्ज होता हुआ, नेगेटिव पे टर्मिनेट होता हुआ, और जितनी लाइन इमर्ज होंगी उतनी लाइन टर्मिनेट होंगी एक्सेप्ट सेंट्रल वन। सिर्फ सेंटर में बच्चों एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ये रेडियली अपवर्ड स्ट्रेट जाएगी सिमेट्रिक वजह से, ये भी रेडियली अपवर्ड स्ट्रेट जाएगी। बाकी जितनी इमर्ज होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे टर्मिनेट होंगी। इमर्जेंस और टर्मिनेशन तो साफ साफ दिखाया है, लेकिन ये ऑप्शन गलत क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस का जो कर्व है यहाँ पे पॉइंटेड है। इलेक्ट्रिक लाइंस पॉइंटेड नहीं होती, मैग्नेटिक लाइंस भी पॉइंटेड नहीं होती। बच्चों पॉइंटेड होने का मतलब क्या हुआ? किस पॉइंट पे दो टैंजेंट बनेगा, एक टैंजेंट अपवर्ड ऐसे आएगा, एक टैंजेंट डाउनवर्ड ऐसे आएगा, मतलब एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ नहीं है। सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉइंटेड होने की वजह से ऑप्शन 1 रॉन्ग है। गॉट इट? अच्छा, इसमें क्या है कि हाँ रेडियली आउटवर्ड निकाल दिया है, उसको नेगेटिव पे ला के टर्मिनेट नहीं करवा रहा है, इसलिए ये गलत है। बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। क्यों होगा? देखो, पॉजिटिव से इमर्ज किया, नेगेटिव पे टर्मिनेट कराया, जितनी लाइन यहाँ से इमर्ज होंगी उतनी सारी की सारी यहाँ टर्मिनेट होंगी, क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है। एक्सेप्ट सेंट्रल वन, सिमेट्री की वजह से एक लाइन वर्टिकल होगी, तो ये ऐसे वर्टिकली अपवर्ड जाएगी, ये भी वर्टिकली अपवर्ड जाएगी। केवल सेंटर पे एक लाइन वर्टिकल होगी, बाकी जितनी निकलेंगी सिमेट्रिकली वो जाके नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी। तो बच्चों ये आंसर सही होगा, यहाँ पॉइंटेड भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये नॉन कंडक्टर है और सिग्मा यूनिफॉर्म है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस तो कतई नहीं होगा। स्टेडी स्टेट में इक्विपोटेंशियल सरफेस सिर्फ कंडक्टर हुआ करती है। जब इक्विपोटेंशियल नहीं होगा तो ये 90 यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, तो ये 90 नहीं भी हो सकता है, ये 90 नहीं भी हो सकता है, और ये भी 90 नहीं भी हो सकता है। गॉट इट? तो 90 की चिंता ना करो, जितना निकलेगी उतना नेगेटिव पे जाएगी, वो दिखाया है। एक्सेप्ट सेंट्रल वन। और ऊपर से कितनी लाइन इमर्ज हो रही हैं? 5। नीचे कितनी लाइन टर्मिनेट हो रही हैं? 5। ऐसा होना चाहिए, पॉइंटेड नहीं होना चाहिए। 3rd ऑप्शन पूरी तरह सही है। बच्चों जब 3rd सही है तो 4th तो हाल में गलत होगा। इसमें तो लाइंस को निकाला है मगर इन्फिनिटी पे पहुंचा दिया है, इन्फिनिटी से लाकर नेगेटिव पे टर्मिनेट करा दिया है, जबकि लोकली ये सिमेट्रिक लूप बनाएंगी और टर्मिनेट इस तरह से होंगी, इस तरह से टर्मिनेट होंगी, ना कि ये एसिम्प्टोटिक हो जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी।
ये तो पूरा ही गलत है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इज इट ऑप्शन 3? सो प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पिछले 4 महीने से लगा हुआ था इस बुक को कंप्लीट करने में। पिछले 30 सालों में मैंने जो वर्क किया, मैं 30 साल से ज़्यादा कोचिंग फील्ड को दे चुका हूँ। ये सारा मटेरियल जो आप मेरे बुक में देख रहे हो, ये केवल 3-4 महीने में प्रिपेयर नहीं हुआ है। इसको प्रिपेयर करने में, टाइप करने में, एडिट करने में, फाइनलाइज करने में, इस टाइटल की बुक को प्रिपेयर करने में कुल 30 साल लगे बच्चों। थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल बना है, फिर डिलीट हुआ है, फिर टाइप हुआ है, फिर करेक्शन हुआ है, फिर उसको एडिट किया गया है। और इधर 4 मंथ से मैं इसमें कंटिन्यूस वर्क कर रहा था। राइटअप इसका बनाते जा रहा था, फिर इसका वीडियो अपलोड करते जा रहा था। पढ़ाते वक्त जो मेरे को गलतियाँ इसमें दिखती थी, कमियाँ दिखती थी, उसको मैं नेक्स्ट डे उसको एडिट करता था। और इस तरह से 4 महीने से मैं इसमें लगा हुआ था, तब जाके ये बुक पब्लिश हुई है। अब मेरी समझ से तो गलतियाँ नहीं हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ते हो, या तो ई बुक पढ़ते हो या प्रिंट बुक पढ़ते हो, और आपको फिर भी कोई कमी, कोई गलती नज़र आती है इस बुक में, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करो और मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा, उसका जवाब दूंगा। तो मेरी समझ से एरर फ्री बुक मैंने 4 महीने की मेहनत में पब्लिश करी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस चैप्टर को पूरी तरह से अपने सेटिस्फैक्शन से कंप्लीट कर सका हूँ। टोटल 50 वीडियोस, ऑलमोस्ट 1 आवर ईच, 50 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। और अगर आप बहुत सीरियसली, पेशेंस के साथ, फोकस्ड होकर सारा वीडियो लेक्चर अगर आप वॉच करते हो और मेरी बुक से थॉरोली रिवीजन करते हो, तो आप वर्ल्ड लेवल पे कोई भी कंपटीशन निकाल सकती हो। मतलब 10+2 एलिजिबिलिटी के साथ वर्ल्ड लेवल पे जितने भी कंपटीशन हैं आप डेफिनेटली निकाल सकते हो, मैं आपको अश्योर करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और मैं कुछ दिन का गैप लूँगा, ज़्यादा नहीं, 3-4 डेज़ का गैप लूँगा, क्योंकि मैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी का राइटअप फाइनलाइज कर रहा हूँ। करेंट इलेक्ट्रिसिटी का राइटअप जब फाइनलाइज हो जाएगा, तब मैं उसका वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा। मुझे लगता है कि कम से कम 3-4 दिन लगेगा फर्स्ट वीडियो अपलोड करने में। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, जो नेक्स्ट एपिसोड होगा, टॉपिक क्या होगा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एंड कॉम्पिटिशन्स बोथ। देखिएगा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है और जो कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ, वो कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंग में जो A1 बैच में लोग पढ़ाते हैं, प्रोबेबली उसी बैच में वो कंटेंट पढ़ाते हैं। और A1 बैच के अलावा जो बैचेज होते हैं, वहाँ पे वो चीज़ें वो लोग नहीं पढ़ाते जो मैं पढ़ाता हूँ। मेरे पढ़ाने का लेवल आप इन्फीरियर बिल्कुल नहीं पाओगे, मेरे बुक का कंटेंट आप बिल्कुल रिच पाओगे, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और मैं लेवल मेंटेन रखूँगा। बस आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर एफिशिएंसी होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, फोकस माइंड होना चाहिए, मोटिवेटेड माइंड होना चाहिए, एटीट्यूड आपका क्लियर होना चाहिए। तब आप सक्सेस ज़रूर पाओगे और मैं डेफिनेटली आपको सक्सेस दिला पाऊँगा। सो प्यारे बच्चों, मैं अब इस एपिसोड को यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन।